हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार। आज हम एसएससी एमटीएस 2 अक्टूबर 2019 जो पहला शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन टोटल 25 पूछा गया था, तो पहला वीडियो में आधा से अधिक क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका बाकी रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, दो शिक्षक ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गए जो अकेले 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, हम आपको बताए थे जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो जितना दिन दिया हुआ है, मतलब कि ए और बी जो भी अन्य व्यक्ति होगा जितना दिन में कार्य करेगा उसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए। तो ए 10 दिनों में काम पूरा करता है, बी 15 दिनों में काम पूरा करता है, और सी जब शामिल हो जाता है बी के ए के स्थान पर तो 60 दिनों में काम पूरा करता है। ये 5 को इसमें हम नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ये बता रहा है कि काम कितने दिन के बाद छोड़ रहा है। ये नहीं बता रहा है कि काम कितने दिन कर रहा है, काम कितने दिन के बाद छोड़ रहा है, इसलिए हम इस 5 को शामिल नहीं करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम किसका किसका लेंगे, 10, 15 और 60 का। जब 10, 15 और 60 का लेंगे तो एलसीएम का एक शॉर्टकट रूल है। तो देखेंगे इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 60 है। तो जो भी एलसीएम होगा 60 के मल्टीपल में होगा, वह छोटा से छोटा 60 का मल्टीपल में कौन सा छोटा संख्या होगा जो इन तीनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो देखिए 60 के 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 से 1 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 से 60 यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, 15 भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी 60 डिवाइड हो जाता है, और 10 से भी 60 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 क्या है, यहाँ पर 60 जो है ये टोटल काम है। टोटल काम यानी टोटल वर्क कहिए या आप काम कहिए। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में काम करता है। यहाँ पर देख लीजिए, यही 60 वर्क यानी 60 काम ए कितने दिनों में करता है, ए करता है 10 डेज में। जब ए काम 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में जब आप डिवाइड करिएगा अब 10 से, तो यहाँ पर 6 वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी 15 दिनों में यही शैक्षणिक कार्य पूरा करता है। अब यहाँ पर बी के लिए भी वही रूल हो जाएगा। बी क्या करेगा, बी 15 दिनों में 60 वर्क यही काम पूरा करेगा। तो एक दिन में कितना वर्क पूरा करेगा, तब 15 से 60 में आप डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर 4 वर्क हो जाएगा, यही बी पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आगे बोल रहा है, 5 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। सी का कैपेसिटी, सी को इसमें शामिल जब करता है तो सी अकेले यही काम 60 दिन लगा देता है इसको पूरा करने में। जब देख लीजिए, जब सी यही इसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में अब 60 को 60 से डिवाइड दे दीजिए तो एक वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे बोल रहा है, अब यहाँ से शुरू करिए। दोनों ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब देखिए ए 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलकर दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम किया होगा। जब दोनों ए प्लस बी जब दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में कितना वर्क करेगा, 5 दिन में कितना वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, एक दिन में, पहले यहाँ पर देखिए एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो एक दिन में 6 वर्क करता है ये, और बी 4 वर्क करता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर 6 + 4 यानी 10 वर्क करेगा। जब एक दिन में 10 वर्क करेगा तो 5 दिन में कितना वर्क करेगा, 5 दिन में यहाँ पर 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमको टोटल 60 वर्क पूरा करना था,
लेकिन यहाँ पर 50 वर्क पूरा हो पाया है, तो शेष कितना वर्क बचा हुआ है अभी हमको पूरा कंप्लीट करने में? तो शेष वर्क 60 को हम 50 को हम 60 में से घटा देते हैं तो 10 वर्क अभी भी बचा है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, ये दोनों तो 5 दिन काम किया, लेकिन इसके बाद ए काम छोड़ दिया, ये 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम कौन किया? तो शेष काम बी और सी किया। तो बी और सी के बारे में आप क्या जानते हैं? बी एक दिन में 4 वर्क करता है और सी एक दिन में 1 वर्क करता है। तो दोनों मिलकर बी और सी जो है, बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 वर्क करेगा, एक दिन में 5 वर्क करेगा। अब हमारा एक दिन में 5 वर्क करेगा, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जब 5 वर्क करने के लिए बी और सी, एक बार क्वेश्चन को समझिए तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप 1 मिनट के अंदर में बना सकते हैं। 5 वर्क करने के लिए बी और सी कितना समय लेता है? 1 दिन लेता है, 1 दिन लेता है। अब हमको आगे का काम जो 10 काम बचा है बी और सी को ही करना है। तो अब देखिए 4 काम प्लस 1 काम, 5 काम, यानी 5 वर्क 1 दिन लेता है। तो हमको काम कितना शेष कंप्लीट करना है? 10 वर्क कंप्लीट करना है। तो 1 वर्क पूरा करने में इसको लग जाएगा 1/5 दिन, तो 10 वर्क पूरा करने में लग जाएगा 1/5 गुने 10, यानी 2 दिन, 2 दिन लग गया। हमसे आगे पूछ रहा है तो काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा? अब देख लीजिए, जब ए और बी काम कर रहा था तो उसको वह 5 दिन तक काम किया, ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, लेकिन इसके बाद ए काम छोड़ दिया, इसके बाद आगे बी और सी ने काम किया। तो और बी और सी ने जब काम किया तो टोटल काम उस समय 10 वर्क बचा हुआ था, तो 10 वर्क को करने में इसको कितना दिन लग गया? तो 2 दिन लग गया। तो टोटल कितना समय लगा हमको काम को कंप्लीट होने में? तो टोटल टाइम हो जाएगा, जिस समय में पूरा काम कंप्लीट हो गया है, 5 + 2 यानी 7 दिन। तो 7 दिन कौन है? ये आपका आंसर हो गया। देखिए यही सब प्रश्न है जो आपको मेरिट के दुनिया में सर करवाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी आसान क्वेश्चन ले आए और सॉल्व करवा दे। देखिए एग्जाम में 3 कैटेगरी का प्रश्न होता है, पहले इस बात को आप समझिए। मान लीजिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एमटीएस के बारे में और एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी सीएचएसएल के बारे में। वहां पर मैथ से टोटल 25 क्वेश्चन आता है, और रेलवे ग्रुप डी हो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, उसमें 30 क्वेश्चन आता है। रेलवे में 30 क्वेश्चन आता है मैथ से। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से जब कोई भी संख्या बोले हैं अकेले रहता है तो स्वतंत्र में इसको 100% अपने आप में मान लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं, आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। 100% होता है, तो 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो हर स्टूडेंट आराम से बना लेता है। 30 के बाद 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर बच गया 30%, यहाँ पर 30%, टोटल 60% हो गया। 40% जो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मेरिट की दुनिया में सर करवाएगा। अब इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जो 40% रहता है जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा तो वही हाल होगा। अब किसी भी एग्जाम में 65 नंबर 66 नंबर लाते रहिएगा और फेल होते रहिएगा। अब कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन 68 नंबर ले आइए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। वही आप 71 नंबर ले आते हैं तो आपका जो सोच कर रखे आपका सब कुछ हो जाएगा। मेरिट की दुनिया में आप सर करिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 1.728 गुने 10⁻6 पानी की छोटे बूंदे जिसका व्यास 2 मिमी है का 0.1% सीमित होकर एक गोलाकार बुलबुला बनती है, तो बुलबुले का व्यास क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास पानी कितना है? हमारे पास पानी है 1.728 गुने 10⁻6 पानी है।
1.728 गुने 10 के पावर 6 पानी है। अब देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है इस पानी में मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, इसमें 1.728 गुने 10 के पावर 6 पानी है। देखिए इस शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन है, पहले इसको आराम से समझ लीजिए। जो पूछा गया था एसएससी एमटीएस में सबसे टफ क्वेश्चन यही था। 1.728 गुने 10 के पावर 6 पानी है। अब इस पानी में ये बोल रहा है, इस पानी में जो बूंद मिलकर ये पानी जो बना है, जिस बूंद से मिलकर के ये पानी जिस बूंद से मिलकर बना है, ये पानी जिस बूंद से मिलकर बना है, ये पानी जिस बूंद से मिलकर बना है, वो बूंद का आकार कितना है, वो बूंद का आकार कितना है, हम उस बूंद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस बूंद का आकार है 0.1%। 0.1%। इस पानी में बूंद का आकार है 0.1%। अब देखिए जिसका व्यास है 2 मिमी, छोटी छोटी बूंद मिलकर बना है। अब यहाँ पर देखिए जब इस बूंद का आकार है 0.1% इस पानी में, तो टोटल हम इस पानी में टोटल कितना बूंद डाले होंगे, इस पानी में हम कितना बूंद डाले होंगे कि 1.728 गुने 10 के पावर 6 पानी हो जाए। तो हमको टोटल बूंदों की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल बूंदों की संख्या, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। बूंदों की संख्या, पानी कितना है, पानी है 1.728 गुने 10 के पावर 6 पानी है। ये जो पानी है बूंद से मिलकर बना है, जिस बूंद से मिलकर बूंद 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 करके बना है, जिस बूंद से मिलकर ये पानी बना है, उसका आकार कितना है, तो उसका आकार है इस पानी के 0.1% के बराबर। 0.1% के बराबर। तो अब देख लीजिए तो टोटल कितना बूंद हो जाएगा इस पानी को बनाने में, प्रतिशत है तो इसको 100 से भाग दे दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000 है गुने 1000, 1000 गुने 1000 जब गुना करेंगे तो दोनों मिलकर 10 के पावर 6 हो जाएगा। जब 10 के पावर 6 होगा, जब 10 के पावर यहाँ पर 6 होगा और ऊपर में भी 10 के पावर 6 है, तो ये दोनों मिलकर इसको काट सकते हैं। तो टोटल बूंद की संख्या कितना हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ बच गया 1728 गुने 1, टोटल बूंद की संख्या हो गया 1728। अब देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। आप एक बार समझ जाइएगा तो बार बार इस क्वेश्चन को बना दीजिए, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस जो भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी के आप एग्जाम दे दीजिए। आईएएस में उतना मैथ रहता नहीं, जीके जीएस पर डिपेंड रहता है। बीपीएससी के एग्जाम देने जाइए, किसी भी एग्जाम देकर जाइए, इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हर शिफ्ट में कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन रहता है जिसको स्टूडेंट छोड़ ही देता है। हम वही सब टाइप के अधिकतर क्वेश्चन सोचते हैं कि वही स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाए। अब देख लीजिए यहाँ पर 1728 बूंद है, टोटल 1728 बूंद है। तो ये बूंद कैसा रहा होगा, देख लीजिए इस बूंद को 1728 बूंद है, मान लीजिए ये बूंद है, 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 ये बूंद है। तो कितना बूंद है टोटल, 1728 है। जिसका व्यास यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो व्यास होता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा व्यास के आधा, d/2 किसी एक बूंद पर कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर व्यास कितना है, यहाँ पर व्यास 2 मिमी है, 2/2 कर सकते हैं, काट करके 1 mm यानी मिलीमीटर हो जाएगा। अब आगे कर रहा है
ये छोटा छोटा जो 1728 बूंद है इसको मिला करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो एक गोले का शेप धारण कर लेगा। ये भी एक गोले का शेप धारण किया है जो छोटा बूंद के रूप में है। ये बूंद जब आपस में मिल जाएगा तो एक बड़ा बूंद का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस बुलबुले को, ये जो बड़ा जो बुलबुला बना है, ये जो बड़ा बुलबुला बना है, बुलबुला बना है, तो इस बुलबुले का व्यास क्या होगा? तो हमको इस बुलबुले का हमको व्यास निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमको टोटल बूंद कितना है, यहाँ पर टोटल बूंद जो गोला के रूप में है 1728 है, 1728 है। अब ये बूंद भी गोला के रूप में है तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर R1 है तो 1 के क्यू लिख सकते हैं। अब देख लीजिए एक बड़ा गोला बना, उसका क्या फार्मूला होगा? उसका फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा? D/2। तो हमको तो यहाँ पर सिर्फ D निकालना है ना, तो D भी निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए ये जो है पाई जो है 22/7 के बराबर होता है जो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको इससे काट सकते हैं। जब 1 के क्यू करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ से हम आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर 3 से 3 को काट सकते हैं, इधर 4 से, यानी टोटल 4/3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर आर क्यू 1728 के बराबर हो जाएगा। तो आर किसके मान बराबर हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा √Q 1728। √Q 1728 होता है, ये किसके बराबर होता है? आप कभी भी कम से कम 1 से लेकर के 15 तक स्क्वायर क्यू याद करके रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। अब देख लीजिए 1728 12 के क्यू के बराबर होता है। अब तो किसके बराबर हो जाएगा? ये हम मिलीमीटर में आंसर है, मिलीमीटर में दिया हुआ है व्यास, तो मिलीमीटर में होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखने वाला बात है, यहाँ पर व्यास जो है सेंटीमीटर में पूछ रहा है हमसे। सेंटीमीटर में मिलीमीटर को कैसे हम बदलेंगे? तो देखिए एक आपको याद करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला होता है डेसी। जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे तो पूरा हम डिटेल से पढ़ाएंगे, तब तक आप समझिए यहाँ पर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ओटो। देखिए डेसी किसके बराबर हो जाएगा? 10 के पावर -1। सेंटी 10 के पावर -2 के बराबर होता है। मिली 10 के पावर -3 के बराबर होता है। अब माइक्रो पर जहां जाएगा तब 3 में पहले एक घट रहा था, अब डायरेक्ट -6 हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। फिर -9 के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट 3 घट जाएगा पावर में। नैनो 10 के पावर -9 के बराबर हो जाएगा। पीको 10 के पावर -12 के बराबर हो जाएगा। फेम्टो 10 के पावर -15 के बराबर हो जाएगा। ओटो 10 के पावर -18 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 मिली है, 12 मिमी है, मिलीमीटर। अब देख लीजिए मिली को ध्यान से देखिए, मिली किसके बराबर है? 10 के पावर -3। तो ये मिली के स्थान पर हम 12 को पहले छोड़ दीजिए, 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिली, इसके बाद मीटर है, मिलीमीटर। तो जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉल्व करिएगा तो -1 सेंटीमीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा 1 मिमी। यहाँ पर हमारे पास कितना है? यहाँ पर हमारे पास 12 मिलीमीटर है। तो 12 मिलीमीटर के स्थान पर 1/10 सेंटीमीटर लिख देंगे, 1/10 सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी अब भाग दीजिएगा
10 से 12 को तो 1/2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आया, ये आपका आ गया रेडियस यानी त्रिज्या आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डायमीटर यानी व्यास। तो डायमीटर होता है 2r के बराबर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो d बराबर 2r हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 गुने 1/2 यानी 2.4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये आपका 2.4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए। यहाँ पर आपको व्यास पूछ रहा है और यहाँ पर हम आपका व्यास निकाले हैं। जब आपका हम त्रिज्या निकाले थे 1.2 सेंटीमीटर के बराबर हुआ था। आप एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन को हड़बड़ा कर एकदम तेजी से पढ़ते हैं, अभी 1.2 सेंटीमीटर आंसर में खोजने लगते हैं। अब देखिए आंसर में 1.2 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एकदम कंसंट्रेट हुए क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछता है ये पहले देखना होगा। तो आप इतना मेहनत के बाद भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका समय भी गया, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट किया कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बताने समझाने में हमको समय लगता है, लेकिन एक बार आप समझ जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस छोटी ब्रैकेट 2 भागा 1 माइनस 2 छोटी ब्रैकेट अब बड़ी ब्रैकेट से घेर दिया है। अब देखिए हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो ये किसका क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का फिर भी समझ लीजिए, बोर्ड मास का अपना कुछ रूल होता है, उस रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS। अब यहाँ पर देखिए B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट। जैसे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 3 कैटेगरी का ब्रैकेट होता है, इसको आप समझिए। ब्रैकेट में 3 कैटेगरी का ब्रैकेट होता है। एक होता है छोटी ब्रैकेट, एक होता है मध्यम ब्रैकेट और एक होता है बड़ी ब्रैकेट। तो जब भी हम बोर्ड मास का कोई क्रिया करते हैं तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे आगे कौन आता है, छोटी ब्रैकेट। इसके बाद हम मध्यम ब्रैकेट का काम करते हैं, इसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। अब देख लीजिए जब बोर्ड मास का काम करते हैं तो ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, इसके बाद हो गया ओ मतलब ऑफ का नाम सुने होंगे, जिसको हम हिंदी में का कहते हैं। इसके बाद हम का क्रिया करते हैं। इसके बाद डी से डिवाइड यानी भागा का क्रिया करते हैं। इसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना का क्रिया करते हैं। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ यानी यहाँ पर जोड़ का क्रिया करते हैं। और लास्ट में एस बराबर होता है सब्सट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घटाव। अब देख लीजिए यहाँ पर पहले हम किसका काम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो क्वेश्चन उतना लंबा नहीं होगा। यहाँ पर पहले गौर से देखिए, हमको छोटी ब्रैकेट का काम करना है। अब छोटी ब्रैकेट में क्या है, छोटी ब्रैकेट का काम करता है हमको। अब छोटी ब्रैकेट में भागा है और माइनस है, तो पहले हम भागा का काम करेंगे कि माइनस का, सॉरी यहाँ पर भागा और माइनस है, पहले हम भागा के काम करेंगे कि माइनस के काम करेंगे। तो भागा ऊपर है तो पहले हम भागा का काम करेंगे ना। तो छोटी ब्रैकेट में जब हम दो में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर हम माइनस कर देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब 0 का कोई तो वैल्यू है ही नहीं, अब इसको हटा दीजिए। अब ये सॉल्व हो गया। अब बच गया 6 और 4, 6 माइनस 4। इसके बाद कौन सा है, मीडियम ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडियम ब्रैकेट है नहीं, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर में क्या आता है, 6 माइनस 4 आता है। जब 6 माइनस 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए तो बड़ी ब्रैकेट भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है। लागत मूल्य किसको कहते हैं? लागत मूल्य किसको कहते हैं? जैसे ये क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉपी है, कॉपी को हमको बनाने में मान लीजिए हम लागत मूल्य नहीं जानते हैं। लागत मूल्य हो ये वह होता है जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। जब यदि कोई भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उस निर्माण में जितना खर्च होता है वही उस वस्तु का लागत मूल्य होता है। तो इस वस्तु को बनाने में हम मान लेते हैं 100 रुपया का खर्चा हुआ, 100 रुपया का खर्चा हुआ। अब अंकित मूल्य उसको कहते हैं, हमको बनाने में इसको 100 रुपया का खर्चा हुआ, लेकिन अपना अंजाद से फायदा कमाने के लिए 150 रुपया इसका दाम हम लिख देते हैं। हमको बनाने में इसको 100 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन जब हम इसको दाम बढ़ा करके अंकित मूल्य इस पर हम प्राइस अंकित कर दिए क्या इसका दाम 150 रुपया है। तो कोई ग्राहक जब आएगा हमारे पास, क्वेश्चन को आराम से समझिए, जब कोई ग्राहक आएगा तो उसको हम कॉपी देंगे तो ग्राहक की थोड़ी जाने जाएगा कि इसको हमको बनाने में 100 रुपया खर्चा लगा है। यहाँ पर वो तो अंकित मूल्य देखेगा कि इस कॉपी का मूल्य कितना है। तो यही जो लिखा हुआ रहता है कॉपी पर रेट, वही उसका अंकित मूल्य होता है। आप क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर लागत मूल्य अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 60% अधिक है। मान लेते हैं अंकित मूल्य नहीं, यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं मानेंगे, यहाँ पर लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। यहाँ पर लागत हम मान लेते हैं 100 के बराबर। यहाँ पर लागत लिख देते हैं, लागत मूल्य यानी किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्चा आया वह मूल्य 100 रुपया है। अब अंकित मूल्य 60% अधिक है, मतलब जब हम किसी वस्तु पर अपना मन से अंकित कर देते हैं कि इस वस्तु का दाम इतना होगा, लेबल चढ़ा देते हैं, वो लेबल किसके बराबर हो जाएगा, तो 60% बढ़ जाता है। अब लागत मूल्य पर हम 60% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 60% बढ़ करके 160 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 100 को जब हम कोई भी संख्या जब अकेले रहता है तो वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, उसको 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। और 100 में बोल रहा है, इसको हम 60 बढ़ा देते हैं तो बढ़कर 160 के बराबर हो जाएगा। जब 160 के बराबर हो जाएगा तो 160% को हम 160% को 160/100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो 100 से 100 यानी 160 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब 60% बढ़ा तो 160 के बराबर हो गया। क्वेश्चन समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दिया कीजिए, नहीं आया समझ में। अब देख लीजिए, ये जो 160 हुआ है क्या है, ये अंकित मूल्य है। जो जब कंपनी किसी वस्तु पर अपना लेबल चढ़ाती है कि इसका कीमत इतना रुपया है, ये अंकित मूल्य है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं 20% लाभ पर, तो हम किस पर बेचेंगे, अंकित मूल्य पर बेचेंगे या लागत मूल्य पर बेचेंगे। अंकित मूल्य पर तो हम नहीं ना बेच सकते हैं, अंकित मूल्य तो हम अंकित किए हुए हैं, सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमको कितना खर्चा हुआ है। हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे लाभ या हानि का तो लागत मूल्य पर, यानी हमको बनाने में कितना का खर्चा लगा है और इसको कितना लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम लागत मूल्य पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा गया। जब 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर 100 का 20%, कोई भी संख्या जब हम बोलते हैं अकेले रहता है, किसी उससे कंपेयर नहीं करते हैं तो वह स्वतंत्र अवस्था में होता है। जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसको 100% के बराबर वो माना जाता है। तो 20% लाभ पर बेचा गया तो 100 में 20% बढ़ गया। जब 100 में 20% बढ़ा तो 120 के बराबर हो गया, 120% के बराबर हो गया। तो 120% किसके बराबर हो जाएगा, तो लागत मूल्य के 100 के 120% यानी 100/120 हो जाएगा। 100 से 100 काट देंगे यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120। ये क्या हो गया, ये हो गया
विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि छूट क्या प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, खर्चा कितना लगा था 100 के, इस पर हम लेबल चढ़ाए थे 160 के, खर्चा लगा था 100 के, हम बेचे 120 के, उस पर लेबल चढ़ाए थे 160 के। तो कोई ग्राहक देखेगा कि भाई इसका दाम तो 160 लिखा हुआ है, दुकानदार हमको 120 में दे दिया, तो छूट कितना दिया इस पर छूट दिया, सॉरी इस पर छूट दिया 160 से 140 हो गया विक्रय मूल्य। तो छूट किसके बराबर, 160 में से 40, तो 160 में से 120 को घटा देंगे तो 40 के बराबर हो जाएगा। और देखिए तो हमसे पूछ रहा है छूट का प्रतिशत, तो छूट का प्रतिशत निकाल लीजिए आप। छूट प्रतिशत, छूट कितना मिला, 40 रुपया मिला। 40 मिला किस पर, जो अंकित मूल्य है इसी पर ना 120 रुपया छूट दिया। ग्राहक तो देखता है कि भाई 160 रुपया इसका दाम है, इस पर 40 रुपया हमको छूट 120 रुपया में, इसको 120 में हमको मिला है, तो 40 का छूट मिला है। लेकिन किस पर मिला है, 160 पर मिला है, तो 160 को हम यहाँ लिख देंगे। अब किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 100 से गुना करके प्रतिशत में बदल लीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो 140 को 4 से काटिएगा तो 160 के बराबर आएगा, और 4 से हम 100 को काटेंगे तो यह 25 के बराबर आएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर। यही आपका आंसर हो गया 25%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक कार एक निश्चित दूरी 48 किमी प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है, और उसी दूरी को जब हम कार किससे तय कर रहा है, कार से। जब कार का हम स्पीड बढ़ा देंगे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अभी 14 घंटा लग रहा है। अब देख लीजिए क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए। एक निश्चित दूरी तय करना है, मान लेते हैं एक स्थान P है और एक स्थान Q है, हमको इसी के बीच में दूरी तय करना है। इसके बीच में हमको दूरी तय करने के लिए चाल कितना दिया हुआ है, 48 किमी प्रति घंटा, और गति कितना है, सॉरी निश्चित दूरी प्रति घंटा, और समय कितना है, इसको 48 किमी प्रति घंटा की चाल से 14 घंटा में कंप्लीट करता है, यानी समय है 14 घंटा। अब दूरी का फॉर्मूला हमको मालूम है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल यहाँ पर कितना है, 48 है, और समय कितना है, 14 घंटा। अब देख लीजिए दूरी यही है, लेकिन चाल बदल गया है। चाल को बढ़ा करके हम 84 कर दिए हैं 48 से, यानी 48 से 84 मतलब गाड़ी को तेज कर दिए हैं। गाड़ी को हम तेज कर दिए हैं, तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए जब दूरी इतना है और समय कितना बोल रहा है, आप हमसे समय निकालना है, और चाल को हमको 84 कर दिए। चाल कितना है, चाल अब हो गया है, चाल हो गया है इसका अब 84 km प्रति घंटा। पहले कितना था, पहले था 48 km प्रति घंटा, जिसका दूरी हो गया चाल गुने समय, यानी 48 गुने 14 घंटा लग रहा था। अब चाल हो गया बढ़कर 84, तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 48 गुने 14 बटे चाल कितना है 84। अब काट दीजिए, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 6 से काटिएगा तो यहाँ पर 8, यानी 8 घंटा में इतना ही दूरी जब 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो 8 घंटा में पूरा कर लेगा। चलिए आज इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, और आगे हम नेक्स्ट SSC MPS में जो 3 अगस्त 2019 में पूछा गया था उसका हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सर आपको लगता है हम 1% भी आपको समझा पाए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कम से कम शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।